फिजिक्स को अभी तक हमने जो पढ़ लिया बहुत चीज़ समझ में आ चुकी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया, किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है वो समझ में आ गया, फोर्स के एक्शन क्या होते हैं, फोर्स के रिजल्ट क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सब पढ़ लिया। यहां तक कि मोशन के बारे में भी पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन, रिलेटिव मोशन, एवरीथिंग। अभी फिजिक्स की खूबसूरती समझनी हो अगर, तो एक बात और पढ़नी है, वो है एनर्जी, वर्क और पावर भी। तो फिजिक्स की खूबसूरती समझने के लिए चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे। अगर आप इस बात को समझ जाओगे कि एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, तो आपको समझ में आएगी फिजिक्स। क्योंकि मोस्टली जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको वर्क और एनर्जी इसको डिफाइन करना नहीं आता, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये चीज क्या है। तो ये बहुत छोटा छोटा समझते हैं। देखो, वर्क को पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम पॉइंट पढ़ेंगे जो उसको समझने में इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हम सब जानते हैं क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, यहां देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी पर आता है, ठीक है, तो उसने डिस्प्लेस किया, फिर बी से ए पर आता है तो कितना डिस्प्लेस किया। ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि कितना डिस्प्लेस करता है। आप ये पूछो कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां। जब मैं पूछूं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप क्या पूछोगे, कहां से कहां पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन में चेंज। तो बी से ए पर आया वो डिस्प्लेसमेंट, कि ए से ए पर आया वो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है तो प्लस की डिस्प्लेसमेंट, बी से ए पर आता है तो माइनस की डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब ए से ए पर आता है तब जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू ए जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इज प्लस, प्लस में ए बी, और जब बी टू ए आएगा तो माइनस में बी। जब बी टू ए आया तो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? हुआ। लेकिन कहां पर जीरो की बात की हमने? हमने पूछा कि ए से ए पर कितना चला, ए पर गया वापस ए पर आ गया, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अब हम फिजिक्स में एक और चीज पूछ सकते हैं, वो ये है कि जब हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो क्यों? तो आंसर है कहीं ना कहीं वो रुकी है, तो हमें उसको फोर्स लगाकर उसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदल देना है। किसी कार को या किसी एक बड़े से ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को बदल देंगे, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम? जरूरी क्या है कि हम ये क्या करते हैं? तो सुनो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि फोर्स लगाने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। फोर्स लगा के काम कर दोगे एनर्जी खर्च जाएगी। 9th क्लास में वर्क डन हमने पढ़ा है। वर्क, वर्क डन, ये क्या चीज पढ़ते हैं? देखना, मैंने कहा कि अगर मैं एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाता हूं, ठीक, उठा के वापस रख देता हूं, तो मैं इस केस में कहता हूं मेरी एनर्जी तो खर्च हुई है ना। जब उठा के रख रहा था मैं इसको, ऐसे ले गया, और जब ऐसे रखता हूं मैं तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। संभाल के नहीं रखोगे तो चीजें टूट सकती हैं, तो भी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन फिजिक्स में क्या कहते हैं हम कि जब इसको यहां से यहां पर ले गए फिर वापस लेकर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और वर्क डन क्या होता है? हम पढ़ते हैं कि वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस करे। हमने क्या किया? हमने उसको यहां से उठाया ऐसे और वापस रख दिया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो। क्या हमने कुछ काम नहीं किया? हमने कहा एनर्जी तो खर्च हो गई, तो काम किया है हमने। 9th क्लास में और क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि वर्क जो है वो एनर्जी की कैलकुलेशन के इक्वल है। ये सब क्या पढ़ते हैं 9th में? तो एनर्जी खर्च हुई कि नहीं? होती है। वर्क डन होता है कि नहीं? नहीं होता। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? कुछ तो मिसिंग है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। चलो,
देखिए, जब मैं कहता हूं कि आपको किसी बॉडी को वर्क कराना है, तो मैंने ना आपसे ये कहा कि एक ऑफिस में दो इंसान है। मैं एक से कहता हूं कि आपको एक फाइल उठाकर दूसरे कैबिन में जाकर रख देनी है, और वो इंसान अपने कंप्यूटर पे काम करता है। मैं पूछता हूं कि आपने काम किया क्या, तो वो बोलता है हाँ। सबूत क्या है? क्योंकि वो थक गया, उसको भूख लग रही है। ठीक है, फिर से जिस इंसान से मैंने कहा कि इस फाइल को कैबिन में जाके रखो, तो वो क्या करता है? अपने कंप्यूटर पे काम करके थक जाता है। तो क्या मैं उसको उसके काम की शाबाशी दूंगा? नहीं। जो मैंने उसको काम दिया उसने वो किया ही नहीं। समझे आप? फिर से, जो हम उसको वर्क दे रहे हैं, क्या वो वर्क करता है? नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने एक ऐसा एफर्ट लगाया, एक ऐसा काम किया जो हमने नहीं कहा था। तो वर्क किया कि नहीं? एक तरफ कहता है कि हां किया, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइल तो उसने रखी ही नहीं। तो काम किया कि नहीं? तो आप बोलोगे कि जो काम हमने दिया था वो काम नहीं किया। और ऐसे ही फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में वर्क को जब हम डन करते हैं तो वर्क डन, ये तब वर्क जोड़ते हैं। जब वो फाइल को कैबिन में रख देता तो वो वर्क डन कर लेता। ठीक है, क्या उसने किया? नहीं किया, वो तो अपना दूसरा काम कर रहा था। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां पर ले गए, फिर उसको नीचे लेकर आ गए, तो हम कहते हैं कि आपने वर्क डन नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो तो थक गया। ऐसे उठाता है फिर ऐसे रख देता है, वो तो थक गया ना। वर्क किया कि नहीं, ये जरूरी है। अब इस बात को अच्छे से समझना। यहां पर सबसे पहले यह पूछना पड़ेगा कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या है। जो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है वो किसके अगेंस्ट? मैंने कहा आपको काम करना है कि इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर पहुंचाने का। उसने क्या किया? उसने ऐसे ताकत लगाया, ऐसे रख दिया। इस केस में क्या वो ए से बी पर लेकर आया? नहीं। तभी तो मैंने क्या कहा कि वर्क डन कितना? 0। फिर से मैंने कहा कि इस बार ए से सी पर ले जाइए, तो वो लेकर आ गया। वर्क किया? ठीक है। मेरे नीचे देखो, जैसे कि हम कभी कभी घरों में देखते हैं, हमें साफ सफाई करनी होती है, तो किसी भारी चीज के नीचे कुछ पैसे गिर जाते हैं, उसको हम ऐसे उठाते हैं, पैसे निकालते हैं, वापस रख देते हैं। इसी तरह से देखो, मानो कि एक बड़ी सी एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसके नीचे कुछ कीमती सामान रखा है, तो हमको कहा गया इसको उठाओ, तो आपने इसको लिफ्ट किया और ये यहां पर उठा दिया। वर्क किया ना? कहां से कहां पर? ए से बी पर। पैसे हटा दिए, इसको वापस आराम से रख दो नीचे। ठीक है, बी से ए पर लेकर आए, रख दिया हमने नीचे, और हमने वर्क किया, हमें को शाबाशी मिल जाती है। तो यहां पर वर्क क्या कहा गया था? वर्क कहा गया था कि ए से बी पर लाओ, बी से ए पर लाओ, तो वर्क है। ए से ए पर लाओ, तुरंत ये वर्क नहीं है। पहले क्या था कि ए से बी पर लेकर आओ, पैसे निकालो, बी से ए पर रख दो। अगर ऐसा मानो कि हम इसको ए से बी पर ले गए और उसको पैसा निकालने नहीं दिया, वापस ए पर रख दिया, क्या वर्क हुआ हमारा? जिसने हमें वर्क के पैसे देने हैं, जिसको शाबाशी देनी है, वो शाबाशी दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो शाबाशी किस बात की देता है आपको? कि वो अपना काम कर लेता है, पैसे निकाल के रख लेता है, तब अब उसको नीचे रख दो। हमने उसके पैसे निकालने से पहले ही इसको नीचे रख दिया। वर्क किया क्या? नहीं किया। किसके लिए नहीं किया? जो हमसे कहता है। लेकिन हमारी एनर्जी खर्च हुई, तो हम अपने लिए वर्क पूछेंगे कि दूसरे के लिए? तो हम ये पूछेंगे कि हमें वर्क करना क्या है। ठीक? अच्छा, ए से बी पर लाओ, पहला वर्क डन। दूसरा, बी से ए पर लेकर आओ, दूसरा वर्क डन। तो हमें जब तक ना कहा जाए तब तक वर्क नहीं करना। करोगे तो वो वर्क डन का कोई फायदा नहीं है। और हम ऐसा कब करते हैं? ऐसा हम तब करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उठाते हैं, फिर उसको फोर्स लगा के नीचे रखते हैं। जैसे मानो कि मैं इसको ऐसे उठा के ऊपर ले गया,
ठीक है, मैंने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे आगे कोई काम बोल ही नहीं रहा, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अगर टूटता है या कुछ भी करता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा काम क्या था, केवल इसको ए से बी पर लाने का। अब दूसरी बार किसी ने कहा इसको बड़े संभाल के नीचे लेकर आओ, बी से ए पर लेकर आओ, तो मुझे फोर्स लगाकर इसको संभाल के लाना पड़ेगा। तो इस बार मैं फिर से वर्क कर रहा हूं। तो वर्क कब कब है, जब जब मुझे कहा जा रहा है। ठीक, अच्छा अब इसको फिर से देखते हैं एक बार। ये देखो, हमने कहा वर्क डन क्या है, तो हमने कहा कि वी अप्लाई फोर्स टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट then we say we have done work, then work is done। अब इस डेफिनेशन को समझना, वी अप्लाई फोर्स टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां पर। इसी बात को समझते हुए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वर्क डन करते हैं। अब देखो, ये एक ऑब्जेक्ट लोकेशन ए पर लोकेशन बी पर ले गए हम, फिर लोकेशन ए पर लेकर आ गए। अब हमने क्या करा, इसको ए से बी पर लाने के लिए फोर्स लगाई। ठीक है, ए से बी पर आया, बी से ए पर आ गया, मैंने वर्क किया क्या। तो अब क्या पूछोगे, वर्क डन कहां तक करना है, कहां तक डिस्प्लेस करना है। तो मैंने कहा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किया क्या, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किया, मुझे वहां तक ले जाना था। बी टू ए किया क्या, वो भी किया। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि मुझे इसको ए से बी पर लाना था, उसके बाद उसको आगे ले जाना था, इसको आगे ले जाना था। अब मैंने क्या किया, मैंने बी से ए पर लेकर आ गया। क्या मैंने वर्क डन किया, मुझे बी से सी पर लाना था, लेकिन मैं कहां लेकर आ गया, बी से ए पर। तो मैंने वर्क किया क्या, नहीं किया। तो यहां पर आगे वर्क डन कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें बी से सी करनी थी, बी से ए नहीं। अगर हम बी से इधर करते तो भी हम गलत काम कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, हमें बी से सी पर ले जाना है, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन हुआ है। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट वाली बात को अच्छे से समझना कि कहां से कहां की बात की जा रही है। ठीक, अब इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीजें समझो। देखो, जब हम कभी भी फोर्स लगाते हैं, देखो यहां पर क्या क्या है, वी अप्लाई फोर्स। फोर्स क्यों और कब लगाते हैं यह जरूरी है। फोर्स, ठीक, वाई एंड व्हेन। ये एक बात समझ में आ गई आपको कि वर्क कब डन होता है। तो वर्क डन समझ में आया ना। हम 9th में पढ़ते हैं कि एक कुली को ऐसे सामान उठाने के पैसे देते हैं, फिर वो सामान वापस रख देता है। तो वर्क किया क्या, तो हमारा यही तो वर्क था कि ए से बी पर लाओ, फिर बी से सी पर ले जाओ, फिर सी से ए पर लेकर आओ। उसी के तो पैसे देते हैं ना हम। जैसे क्या करते हैं हम, कुली को बोलते हैं कि इस सामान को उठाओ, ए से बी पर लेकर आओ, फिर बी से सी पर लेकर आओ। सी कहां पर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए से बी पर ले जाने के, बी से सी पर लाने के। लेकिन जब सी पर लाएगा तो क्या वो यहां से लाके सामान को पटक देगा, नहीं, वो पहले यहां पर लेकर आएगा सी, सामान को आराम से रखेगा तो भी वर्क करता है। सी से डी, ये सारे के सारे काम करता है, और उसी को इस बात के पैसे दिए जाते हैं कि ए से बी, बी से सी, और सी से आराम से रखो, नीचे पटको नहीं। तो सी से डी के पैसे, इस बात के कुली को पैसे दिए जाते हैं। और 9th में क्या पढ़ते थे हम कि ये 0 होता है, वर्क डन तो कुली 0 करता है, लेकिन नहीं, कुली वर्क डन 0 नहीं करता, ऐसे काम करता है। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग करता है। अच्छा, अच्छा, फोर्स वाई एंड व्हेन क्यों और कब लगाई जाएगी। इससे पहले
चलो पहले यही देख लेते हैं। हाँ, क्यों लगाई जाती है फोर्स? क्योंकि हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन को बदलना, कंडीशन ऑफ मोशन को बदलना चाहते हैं। ठीक है, कैसे बदलना चाहते हैं? वर्क डन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं। क्यों उठाकर, क्यों धक्का लगाकर? दो केस में समझते हैं। पहला केस कि उसको धक्का ले जाकर इस रास्ते से ले जाना है। एक और केस कि उसको हमें धक्का नहीं लगाना, इस बार उसको उठाकर यहां तक लेकर आना है। ये दोनों अलग अलग है ना। यहां पर जो फोर्स लगाया और यहां पर जो फोर्स लगाया, ये दोनों एक होगा कि अलग अलग होगा? तो हमारा दिमाग कहता है कि अलग अलग होगा। सोचो कि जिसको हम उठाते हैं ऐसे करके, उसी ऑब्जेक्ट को आप जुपिटर पे उठाते हो। जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा है तो उठाने में भारी लगेगा। तो जब आप जुपिटर पे उठाओगे, इसको ऐसे ले जाओगे, तो क्या ये और ये सेम रहेगा तीनों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या तीनों की तीनों फोर्स सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। ठीक, अच्छा यहां पर बताओ, जो फोर्स हम यहां लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराते हैं, तो पहली बात बताओ, फोर्स लगाई क्यों जाती है? जरूर कोई ना कोई फोर्स इसको रोक के रखती है। नेचुरल स्टेट क्या है मोशन की? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये पहले कहीं ना कहीं रुका होगा, इसको किसने रोका होगा? किसी ना किसी ने रोका होगा, कोई फोर्स जरूर होगी। अब हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं धक्का लगाकर। जब हम धक्का लगाते हैं तो इसको ले जाकर आगे ले जाना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता आसान? क्योंकि फ्रिक्शन रोकता है। तो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा ताकतवर है तो फोर्स और ज्यादा, तो फोर्स लगाकर ये यहां पर लेकर आते हैं। तो किसके अगेंस्ट फोर्स लगाई? फ्रिक्शन के। समझ में आया कि फोर्स क्यों लगाते हैं? डिस्प्लेस कराने के लिए। कब लगाते हैं? जब कोई दूसरी फोर्स हमें रोकती है। यहां पर बताओ, इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि ग्रेविटी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रोकती है। तो ग्रेविटी इसको ऐसे दबाती है, इसीलिए मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ती है। तो दोनों फोर्स अलग अलग होगी, क्योंकि यहां फ्रिक्शन अलग काम करता है और ग्रेविटी अलग काम करती है। ठीक है, अब एक बात का छोटा सा आंसर देना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक चार्ज पार्टिकल, मेरे हाथ में एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल, देखो ये क्यू चार्ज है। ठीक, अब ना हम इसको ऐसा मानते हैं कि सपोज कि इसका मास लगभग ना के बराबर है, अप्रोक्सीमेट 0। 0 क्यों? इसलिए कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। ऐसा मानो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। आप समझना, तो ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं। अब बताओ, मैं फोर्स लगा रहा हूं ना। जब फोर्स लगा रहा हूं तो क्यों? फोर्स तो हम तभी लगाते हैं जब इसको कोई ना कोई रोकता है। अब ऊपर मैं ले जा रहा हूं तो नीचे कौन रोक रहा है? क्या नीचे ग्रेविटी इसको खींचती है? ग्रेविटी तो है ही नहीं, नो ग्रेविटी। तो मैं फोर्स क्यों लगा रहा हूं? जरूरी बात क्या है कि यहां पर मैं फोर्स क्यों लगा रहा हूं? ये देखो, क्या मुझे फोर्स लगाना भी है? इसको यहां से यहां ले जाने के लिए, ए से बी पर लाने के लिए मुझे फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? मैं तो फोर्स तब लगाऊंगा जब कोई इसको रोकेगा, और कोई रोकने वाला नहीं है, तो फोर्स क्यों लगाऊंगा मैं? आपको समझ में आ गया कि इसको ए से बी पर लाने के लिए मुझे कोई फोर्स, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। मैं एनर्जी तभी खर्च करूंगा जब मुझे किसी की अगेंस्ट फोर्स लगानी है। जैसे यहां पर फ्रिक्शन जितना ज्यादा, उतनी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ रही है।
यहां पर क्या देखते हो कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म है तो ए से बी पर लाने के लिए मुझे फोर्स क्यों लगानी है? लगानी नहीं है ना। और इस केस में ए से बी पर ये अपने आप आएगा, मुझे फोर्स नहीं लगानी। मेरा फोर्स लगाना ना लगाने के बराबर है, क्योंकि फोर्स कब लगता है? वी अप्लाई फोर्स अगेंस्ट अदर फोर्स। वी अप्लाई फोर्स अगेंस्ट अदर फोर्स। ठीक है, यहां तो कोई फोर्स ही नहीं है नीचे, ये तो कैंसिल हो गया, हट गया, तो मुझे फोर्स नहीं लगाने की जरूरत है। ऐसा। अब सुनो एक बात, इसी से रिलेटेड मैं एक बात को कनेक्ट करता हूं तो समझना। देखिए, आप इस बात को बढ़िया समझना जो बताने वाला हूं मैं। यहां पर क्या है कि इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर लाने के लिए मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाऊंगा फोर्स? क्योंकि कोई फोर्स काम नहीं करती। दूसरी कंडीशन देखो आप, ये रहा वही चार्ज क्यू, ठीक है, इसका चार्ज प्लस है, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? एक और चार्ज यहां पर है, पहले से ही यहां पर एक चार्ज है। जब इसको मैं आगे लेकर आऊंगा तो प्लस और प्लस क्या करेंगे? प्लस प्लस रिपेल करते हैं। पता है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, जितना मैं पास लेकर आऊंगा ये उतना रिपेल करेगा। अब बताओ, मुझे फोर्स लगानी है यहां पर लाने के लिए कि नहीं? यहां पर लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। किसके अगेंस्ट? इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे इसको ऊपर लेकर आना है, और एनर्जी खर्च करता रहूंगा मैं। जितनी एनर्जी खर्च करूंगा मैं उतनी ही मुझे वर्क डन करना पड़ता है। तो ए से बी पर लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसको बी पर लाने के लिए मुझे जरूरत क्या पड़ी? अब सुनना ध्यान से। मैं इसको यहां से ए से बी पर लेकर आता हूं और यहां पर बांध देता हूं। मैं इसको बांध दिया। अब मैंने क्या किया? मैंने जैसे ही फ्री कर दिया ये बड़ी तेजी से दौड़ना शुरू कर देगा। मैं इसको बी से सी पर लेकर आता हूं, मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी। ऊपर जितना ऊपर लेकर आऊंगा मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। सी पर लाकर बांध दिया, छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ता हूं वैसे ही फटाक से दौड़ता है ये। और इसके दौड़ने से क्या होता है? हमारे बहुत सारे काम होते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट बनता है, हाँ, ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा अमाउंट में बिजली बनती है, करंट बनता है। तो समझ में आया? इसको कहीं ना कहीं ले जाने के लिए कोई ना कोई हमारा मकसद होता है। ए से बी पर लाने के लिए मकसद था, सी पर लाने के लिए भी मकसद था। ठीक है। अब यहां पर देखा हमने कि जब इसको ए से बी पर लेकर आए कोई फोर्स नहीं, यहां पर तो लगानी पड़ती है। ये दोनों कंडीशन अलग अलग कैसे है? आपको साफ दिखता है कि यहां पर इस चार्ज पार्टिकल की क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप एक बात समझना, हम किसी ऑब्जेक्ट पर तभी फोर्स लगाते हैं जब कोई दूसरा इंपैक्ट उसको खत्म करे। ये देखो, हमने इसको पढ़ा था कि ए से बी पर लेकर आओ तो क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ दबाती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाना है। ग्रेविटी कब काम करती है? ग्रेविटी दो मासेस पर काम करती है। न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना 9th में? क्या होता है न्यूटन का लॉ? फोर्स बिटवीन टू मासेस, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। तो ग्रेविटेशन फोर्स किससे बनती है? मास के कारण। मास होगा तो ग्रेविटी बनेगी। और ग्रेविटी क्या बनाती है? फील्ड। यहां पर बताओ, इसके पास मास था क्या? नहीं, तो ग्रेविटी क्यों रोकेगी? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का असर खत्म। यहां पर किसका असर था? ग्रेविटेशनल फील्ड का। यहां पर किसका असर था? इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो हमें अक्सर हमेशा वही काम करना पड़ता है जहां पर कोई ना कोई किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाता है। यहां देखो,
जब इसको यहां से यहां लेकर आते हैं तब यहां किसका असर है? फ्रिक्शन का। समझ में आया आपको? मानो कि सरफेस पे फ्रिक्शन है ही नहीं। एक क्वेश्चन समझना कि इस सरफेस पर फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन लेस, तो ए से बी पर जब लेकर आऊंगा तो क्या मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो ये ए पर भी नहीं टिकेगा, ये ए से चलता रहेगा अपनी मर्जी से कहीं भी। ये जब फ्रिक्शन नहीं है तो रोकेगा कौन? इसी तरह से इसकी बात करो, मास नहीं है ना, तो ये टिकेगा क्यों हवा में? ग्रेविटी रोक पाएगी? ग्रेविटी नहीं रोकेगी, ये अपनी मर्जी से ऐसे घूमता रहेगा, कि ग्रेविटी रोक ही नहीं पाएगी, मास है ही नहीं, तो ग्रेविटी कैसे काम करेगी? ठीक है, अच्छा। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो असर पड़ता है। इसलिए आपको सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि कब किस पर फोर्स लगती है, क्यों फोर्स लगती है। इस केस में ए से बी पर नो वर्क डन, क्यों? बिकॉज वी अप्लाई फोर्स अगेंस्ट अदर फोर्स। कोई फोर्स नहीं थी नीचे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क डन भी नहीं होगा। फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? दूसरी फोर्स अपोज करेगी, बस ये छोटा सा आपको समझना है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्क डन की कैलकुलेशन पे नजर मारते हैं। देखिए, वी अप्लाई फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। ठीक है, कैसे कैसे होता है? तो अब अगर हम ये पूछें कि ए से बी पर ले जाने के लिए वर्क हुआ क्या, तो हुआ। ठीक, बी से ए पर लाने के लिए वर्क हुआ क्या, हुआ। लेकिन ए से ए पर लाने के लिए हमने इसको ए से बी पर भेजा, वर्क डन किया। हमने कहा बी से सी पर ले जाओ और आप बी से ए लेकर आ गए, तो वर्क डन मानेंगे? नहीं, हमें सी पर ले जाना था, तो वर्क हमारा नहीं हुआ अगर ए पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो ये देखो, ये W इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हम 9th क्लास में इसको मल्टीप्लाई पढ़ते थे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये चीज क्या है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए देखो कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। हमने इसको डिस्कस किया था पहले भी कि जब हम किसी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं और वेक्टर को ही क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां पर क्या है? स्केलर। क्यों है स्केलर? तो सुनो, जब कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो उस वेक्टर का एक इफेक्ट होता है, रोटेशन होता है। यहां सोचो, जब मैं इसको यहां से यहां ले जाऊंगा तो क्या ये रोटेट करके कहीं आया? नहीं आया। जैसे हम एक डोर को जब खोलते हैं तो क्या होता है? हम उसको ये लॉक पकड़ते हैं इस तरह से, फिर इसको ऐसे करके ओपन करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स ये, इफेक्ट क्या आ गया? डोर रोटेट करता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब यहां पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधा लेकर जाते हैं तो वो कोई इफेक्ट, कोई रोटेशन नहीं दिखलाता, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या पता चलता है आपको कि दो वेक्टर का जब डॉट या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक स्केलर मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है इस बात पे नजर मारते हैं एक बार। ये देखो, हाँ, डॉट प्रोडक्ट का जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो क्या आता है? कॉस थीटा का एंगल। कैसे? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? इस पे आगे देखते हैं अभी। ठीक है, ओके, एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हमें एक वेक्टर दे रखा है 2i + 3j + 2k कैप, x में भी है, y में भी है, z में भी है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे?
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसको रूट में रखते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये गलती से माइनस हुआ तो भी क्या लगाएंगे, प्लस में -2 का होल स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम a इज रूट में 4 + 9 + 4। इस तरह से होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये a क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, b क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। और जब दो वेक्टर एक a और एक b ऐसे करके हो तो इनके बीच में एक एंगल बनता है और वो एंगल डॉट प्रोडक्ट को बताता है। कैसे बताता है एक बार देखते हैं फिर से। देखो, हमें पता है एक बात कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पर ले जाना हो तो डिस्प्लेसमेंट कहां करानी है, डिस्प्लेसमेंट करानी है इधर, ठीक है। फोर्स भी कहां लगानी है, सामने। कितना एंगल है दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर कौन कौन से, एक फोर्स का वेक्टर इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इसी तरफ। तो ए से बी पर ले जाने के लिए हमें कहां फोर्स लगानी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में एंगल कितना, 0। जब एंगल 0 है, क्वेश्चन को वर्ड को नोट करना, जब एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन कैसा हुआ, मैक्सिमम। एंगल 0 पे वर्क डन हुआ, कितना हुआ, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कराना है यहां और फोर्स लगाते हैं यहां, कितना एंगल है, 90। क्या ए से बी पर आया, नहीं आया, तो वर्क डन नहीं हुआ। तो जब एंगल 90 है, जब एंगल 90 है तो वर्क डन 0 नहीं हुआ। तो क्या समझ में आया आपको कि वर्क डन तभी होगा जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, जब वो एक डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका मल्टीप्लाई, उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन मायने नहीं रखती, स्केलर में क्या मायने रखता है कि उसका इफेक्ट किस तरफ ज्यादा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कैसा, मैक्सिमम। समझ में आया आपको कि cos थीटा पर ये मैक्सिमम है वर्क डन। और वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं है। यहां पर जो वर्क है वो किसके अगेंस्ट है, फ्रिक्शन के। क्या ये वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट है, नहीं है, नो फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो यहां से यहां पर या यहां से यहां पर इसको एक ही मानेंगे। लेकिन अगर हमने कह दिया कि वर्क डन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वर्क है, तो यहां पर ना अब हमारी भाषा बदल जाती है कि ये वेक्टर एडिशन को तभी फॉलो करेगा जब दोनों का दोनों नेचर एक ही हो। ये ग्रेविटी, ये फ्रिक्शन अलग अलग है तो वर्क डन एडिशन लॉ फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये भी ग्रेविटी है, ठीक है, और ये भी ग्रेविटी है मान लो, तो क्या यहां से यहां लाने के लिए कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी तो उसको नीचे दबाती है, तो हम तो यहां से यहां लेकर आए हैं। यहां ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं है। ग्रेविटी के अगेंस्ट कहां काम है, यहां पर। तो आप एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, वर्क डन करो, तो उठा के चाहे यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, चाहे यहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं है। हमने कहा केवल उसको उठाना है, तो आपने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा लिया। यहां पर ले गए, यहां पर ले गए, यहां पर ले गए, क्या डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसीलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। आया दिमाग में, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा वर्क डन का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, उसका एक फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा उसमें कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये एफ वेक्टर डॉट एस, और इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। अच्छा सेकंड, ये देखो, जो ये फोर्स होती है जो हम वर्क डन में पढ़ते हैं, ये एक कांस्टेंट फोर्स होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें डिस्प्लेस कराना हो यहां से यहां पर, तो हाँ, ये एक बात याद रखो, फिजिक्स में हमें केवल और केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है। वेरिएबल फोर्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं हम आगे समझेंगे कि इसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं।
लेकिन इंटीग्रेट करते वक्त भी हम कांस्टेंट फोर्स ही लेते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट बनाकर। ठीक है, तो अभी क्या देखा आपने कि वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा फोर्स का, फोर्स कांस्टेंट होगी तभी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, वरना डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस रूल के बाद अब हम थोड़ी सी उसी बात पर डिस्कस करते हैं जो अभी कर रहे थे। अब आपको एक टॉपिक मोटा मोटा समझ में आएगा। ये देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये। तो हमने ना एक ऑब्जेक्ट को ऐसे चुन लिया, ये एक बॉल, हमने सोचा कि बॉल को यहां से यहां लेकर आना है। ठीक है, तो बताओ बॉल को यहां से यहां लाने के लिए हमें किसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी? ऊपर ले जाने के लिए किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के। एक बात आ गई, हमसे कहा गया डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको वर्क डन करना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, ठीक, उठाकर इसको यहां लेकर आ जाते हैं, फिर यहां लेकर आते हैं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां पर। अब सोचो, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है क्या? नहीं है, नो वर्क डन। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है तो वर्क डन है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, नो वर्क डन। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है और ये नहीं है। तो बताओ, जो हम इस इतने रास्ते को घुमा के ले गए, हम इसको ऐसे भी तो लेकर आ सकते थे, यस, तो भी हमारा वर्क होता और हमें इसी के पैसे मिलने थे कि यहां से यहां लेकर आना है, यहां से यहां वर्क करना है। और हमने क्या किया? एक ऑटो ड्राइवर बन के पैसेंजर को बेवकूफ बना दिया। लेकिन फिजिक्स में आप बेवकूफ नहीं बना पाओगे। क्या करते हैं ऑटो वाले? उनको बोलो कि हमें यहां से यहां जाना हो, तो खर्चा निकालने के लिए गाड़ी को घुमा के ले जाते हैं। और इस केस में आप जो वर्क करोगे, हमने पहले कह दिया, डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है तो यहां से यहां ले जाओ। अब आप यहां से यहां ले जाओगे तो मैं आपकी एनर्जी खर्च नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां से यहां लाने के लिए कोई फोर्स मैंने मना कर दिया कि यहां से यहां पर लाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं रोकती है। जब यहां से यहां फोर्स नहीं रोकती है तो आपकी एनर्जी यहां से यहां खर्च नहीं होगी। जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो पैसे क्यों देंगे? अगर होती तो इसकी कैलकुलेशन अलग करते और इसकी कैलकुलेशन अलग करते, दोनों को ऐड करके एनर्जी खर्च का पैसा देते। हमने केवल और केवल इंडिकेट किया डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना, तो आप क्या पूछोगे? किसके अगेंस्ट? ये सुनो, ये वही बॉल है, मैं इसको एक जमीन पर, ठीक, मैं इसको जमीन पर धक्का लगाकर यहां से यहां लेकर आता हूं, फिर यहां से यहां लेकर जाता हूं, तो आप क्या पूछोगे? मैंने पूछा कि वर्क डन हुआ, तो आप क्या पूछोगे? किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ? हाँ, कहां से कहां? ए से बी पर। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ क्या? हाँ, कितना हुआ? सिर्फ इतना और इतना मान लो, चाहे यहां से यहां लेकर आओ चाहे यहां से यहां, एक ही बात है। तो यहां फ्रिक्शन और ग्रेविटी दो अलग अलग है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इतना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इतना। है समझ में? अब सुनो, जब हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं और धक्का देकर उसको हम ये यहां से यहां लेकर आना चाहते हैं, और अब जब किसी कार को धक्का देंगे तो फ्रिक्शन काम करेगा। हमने जैसे ही कार को धक्का दिया, कार यहां चली गई, कार यहां चली गई, कार यहां चली गई, यहां चली गई, यहां ऐसे करके। तो जितना भी हम धक्का लगा रहे हैं, हमारे फोर्स को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। जितना काम किया इसको ए से बी पर लाने के लिए, किसके अगेंस्ट किया? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। जितने लंबे रास्ते से ले जाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा फोर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक
आप उसको जमीन में रखोगे उतना ही धक्का लगा लगा कर आपको उसको खींचना पड़ेगा। अगर आप यहां से यहां लेकर आते फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करके, तो यहां से यहां रास्ता छोटा है, रास्ता छोटा है तो आप आसानी से ले गए। जितना रास्ता बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी देर तक, और जितनी देर तक फोर्स लगाओगे उतनी देर तक वर्क डन करते रहोगे, है ना। अब यहां बताओ, यहां पर मैं रास्ता कितना भी बड़ा कर दूं, ऐसे घुमा के लेकर आ जाऊं, लेकिन मैंने क्या बोला, वर्क डन अगेंस्ट ओनली ग्रेविटी। तो यहां से यहां लाने के लिए रास्ता बड़ा किया या छोटा किया फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का पड़ता है, वो सुनो क्या, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर आ गया और यहां से यहां लेकर आऊंगा, तो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है। देखो कैसे, पहले एक बात छोटी समझ लेते हैं, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहली बात क्या, कि एक में हमें रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे में रास्ते से फर्क पड़ता है। तो ऐसी फोर्स, देखो दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स, दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स। अलग अलग कौन है, अलग अलग है फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। तो ऐसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो जिसपे आपको रास्ते का फर्क ना पड़े, पाथ का फर्क ना पड़े, केवल और केवल पोजीशन से फर्क पड़े, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव कौन हुई, जो डिपेंड करती है पोजीशन पर, पाथ पे नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटी, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन। ये बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पोजीशन पे नहीं, रास्ते पे डिपेंड करती है। जितना लंबा रास्ता चुनोगे आप, उतना ज्यादा फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप काम करोगे। मैं गाड़ी को यहां से ले गया, ये तो इस सड़क तो अभी भी है ना, तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट अभी तक काम करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि फ्रिक्शन साथ छोड़ देगा, फ्रिक्शन कभी साथ नहीं छोड़ेगा, फ्रिक्शन अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। और तो ऐसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो जिसपे पाथ पे डिपेंड होना पड़ता है, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया कि कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। तो है कौन, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। मैं लिख देता हूं इसको। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो आंसर है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स depends only on position. It is independent of path. Independent of path. तो ऐसी फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और नॉन कंजर्वेटिव इसका वाइस वर्सा। लिख दोगे कि वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन पाथ नॉट ऑन पोजीशन। ये दो फोर्स कर लोगे आप, है ना। अब एक और केस देखो छोटा सा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब एक ऑब्जेक्ट को मुझे यहां से यहां लेकर आना है ना, तो मैंने क्या किया, उसको ज्यादा ताकत लगाकर मैं उसको यहां से यहां लेकर आ गया, ए से सी पर। लेकिन मुझे वर्क करना था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बस, और अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क मुझे ए से सी पर नहीं, ए से बी पर करना था। मैं तो सी पर लेकर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे फालतू खर्च करना पड़ेगा। देखो कैसे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसको बी पर लाने के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं। छोड़ूंगा तो क्या बी पर रुकेगा, बी पर नहीं रुकेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो बी पर रोकने के लिए मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं और फोर्स कहां पर, ऊपर लगाता हूं। डिस्प्लेस कहां कराता हूं, डिस्प्लेसमेंट कहां कराता हूं, ये नीचे की तरफ। समझ में आया कि डिस्प्लेस करा कौन रहा है, मैं। फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। तो ये देखो,
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल कितना है? 180, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, दोनों के दोनों अपोजिट, ऐसे ऐसे 180 का एंगल। तो cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है माइनस में 1, माइनस में 1 होता है cos 180। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस Fs। तो अब इसको मैं वर्क डन के लिए लिख लेता हूं। देखो, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस Fs। क्या मीनिंग है इसकी? क्या वर्क डन माइनस हो गया? नहीं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन सोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is opposite. Is opposite to each other. और हम कहते हैं कि वर्क नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वर्क का मतलब कि हमें अपोजिट फोर्स लगानी पड़ी। ऐसा मत सोचना कि वर्क के पास डायरेक्शन आ गई, नो, क्योंकि प्लस का वर्क माइनस का वर्क, हम सोचते हैं माइनस का वर्क डायरेक्शन होती है। माइनस का वर्क डायरेक्शन नहीं है। माइनस का वर्क बस ये दिखाता है कि आपने वर्क किया लेकिन अपोजिट किया। ठीक, अगर टोटल वर्क निकालें यहां से यहां तक का वर्क, तो यहां से यहां तक का वर्क है W1, यहां से यहां तक का वर्क है माइनस में W2। तो इनको ऐड कैसे करेंगे? क्या इनको हम टोटल वर्क के लिए W1 माइनस W2 करेंगे क्या? तो आंसर है नहीं, इसको हम प्लस में W2 करेंगे। नेगेटिव क्यों हटा दिया मैंने? नेगेटिव साइन शोज ओनली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव अपोजिट डायरेक्शन। अब सोचो, यहां से यहां लाने के लिए भी एनर्जी खर्च हुई, यहां से यहां लाने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो गिर जाएगा। है समझ में? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी और हैं वर्क डन के बारे में। देखो, नापते किस में है अब आपको पता लग जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूं तो मतलब क्या है कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 का मतलब cos 1 और cos 0 मतलब 1। तो ना इसको ऐसा यूनिट क्या होगी? हाँ, ऐसा यूनिट होती है इस तरह से कि पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद। तो फोर्स की किसी क्या होती है? न्यूटन, इसकी मीटर। दिस इज ऐसा यूनिट 20 न्यूटन मीटर हो गया। अभी तो एनर्जी पढ़ोगे, वो और इंटरेस्टिंग होगा। ये सब बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वर्क डन और एनर्जी होता तो एक ही कैलकुलेशन है, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी खर्च होगी। लेकिन फालतू का वर्क करोगे तो हम आपको आपकी फालतू की एनर्जी खर्च के लिए पैसा नहीं देंगे। फालतू का समझते हो कि ए से बी, बी से सी ले जाना है और बी से ए लेकर आ गए, तो उस एनर्जी का पैसा नहीं मिलता है आपको। तो वर्क डन कौन सा हुआ? ए से बी, बी से सी, बी से ए वर्क डन नहीं है। ये आपने अपनी मर्जी चलाई है। फिजिक्स में वो करो जो आपसे कहा जाता है। ठीक, ओके।